हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी मेरे साथ है एडवोकेट दिलीप पाटिल सर, और वो एक्स प्रेसिडेंट हैं धुले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। तो सर से हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी लेंगे कि फैमिली कोर्ट किस तरह से चल रहा है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल कैसे चलता है, यहाँ पे रेवेन्यू मैटर्स कैसे चलते हैं। तो पाटिल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय हमें दिया इसके लिए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि फैमिली कोर्ट हमारा कहाँ है और उसका बेसिक फंक्शनिंग कैसे है यहाँ पे। दुलिया में ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये बेसिकली बहुत पुराना कोर्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली 11th तालुका इसमें ये डिस्ट्रिक्ट में जॉइंट थे पहले। तो 11 तालुके जो थे तो उस टाइम में हेवी वर्क था दुलिया का, दुलिया डिस्ट्रिक्ट का। तो 1991-92 में यहाँ से 7 तालुका प्लेस जो है वो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट जो ओपन हुआ तो उधर जॉइंट हो गए। तो अभी रिमेनिंग 4 तालुका इधर है दुलिया डिस्ट्रिक्ट में। तो लिटिगेशन पहले बहुत था, अभी नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट होने के बाद बहुत सारा 50% वर्क यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ओके। इनिशियली हम लोगों को लगता था कि अपन नंदुरबार में जाके अपना काम पूरा करें, लेकिन वो यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस है नंदुरबार का, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। ओके। तो उसके बाद में अभी आप जो फैमिली कोर्ट का बता रहे हैं, तो वो फैमिली कोर्ट जो है ये जुलाई 2018 में इधर पहला ओपनिंग हुआ दुलिया डिस्ट्रिक्ट में। उसके पहले हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट नहीं था। अच्छा। अपना जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट है, ये जैसे डिपेंड्स 125 का केस होगा मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट अभी आया हुआ है, वो केसेस थे, 498 के केसेस थे, ये सब इधर अपना सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स में कंडक्ट हुआ करते थे। अभी जुलाई 2018 में पहली बार दुलिया में फैमिली कोर्ट का स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंट फैमिली कोर्ट इंडिविजुअल। तो ये फैमिली कोर्ट आने के बाद शुरुआत में फैमिली कोर्ट की जो कंसेप्ट है कि वो लिटिगेंट को प्राइवेसी चाहिए, चिल्ड्रेंस हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, उनके लिए काउंसलिंग के लिए। तो कंसेप्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो प्रीमाइसेस है वो प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं था वो। तो उसके लिए कुछ 2-2.5 साल तक के किराए से लिया हुआ था फैमिली कोर्ट, और वो बिल्डिंग में फैमिली कोर्ट चलता था। तो उसके बाद में कोई डिफ़िकल्टीज आई उधर काम करते वक्त, बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए। तो फिर उसके बाद में कंसिडरिंग ऑल डिफ़िकल्टीज इन डे टू डे, तो एट दैट टाइम आई वाज प्रेसिडेंट, और हमारे जो फैमिली कोर्ट के जज है उनका फॉलोअप, पीडीजे साहब का फॉलोअप, बार का फॉलोअप, ऐसा करके फैमिली कोर्ट हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ा आइसोलेट जगह जो पुरानी बची हुई थी वहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ पे शुरुआत हुई उसकी। हाँ। तो अभी वहाँ पे शुरू होने के बाद अभी कामकाज फैमिली कोर्ट का बहुत अच्छा चल रहा है। आज फैमिली कोर्ट में टेंटेटिव 900-950 तक के मैटर्स पेंडिंग है। ओके। और ये 2-3 साल में फैमिली कोर्ट के जो जज है उनका काउंसलिंग और काउंसलर का हेल्प वगैरह और एडवोकेट्स जो है बोथ पार्टीज, ऐसा 50 से 60 लिटिगेंट वो उनका पूर्ववत रेस्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल हो गया। ओके सर, कितने कोर्ट रूम्स है फैमिली कोर्ट में हमारे? फैमिली कोर्ट में कोर्ट रूम, कोर्ट के लिए एक कोर्ट है, उनको एंटी चैम्बर है, काउंसलर का सेपरेट कोर्ट है, और चिल्ड्रंस वगैरह जो आते हैं उनके लिए प्राइवेसी एक रूम स्पेशल है। ऐसे 4-5 कोर्ट है उनके लिए। अच्छा। और जो आज का जो स्ट्रेंथ है 900,000 मैटर्स पेंडिंग हुए, तो थोड़ा कोर्ट एक ही होने के वजह से थोड़ा बर्डन हो जाता है। अच्छा। लेकिन हमारा कामकाज जो है बहुत सही तरह से चल रहा है। तो मतलब
डिफिकल्टी है लेकिन काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी जो बोला कि करीबन 1000 तक कुछ पेंडिंग है, तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट वाले कितने हैं और हार्डकोर जिसमें टसल है बिटवीन द पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, ऐसे कितने हैं? अंदाज से पूछ रहा हूँ सर, ऐसा कोई। म्यूचुअल कंसेंट का कैसा होता है? अभी म्यूचुअल कंसेंट के जो बहुत सारे पुराने लिटिगेशन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी बहुत सारे रूलिंग्स वगैरह हैं। अगर उनके पुराने लिटिगेशन है तो उसको 6 मंथ्स पीरियड वेव करके वो अपन डिसाइड विद इन ए शॉर्ट टाइम वी विल डिसाइड द मैटर। तो वो भी बहुत सारे मैटर हैं। लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली यहाँ पे कल्चर काफ़ी अच्छा है। जो अपन बांद्रा या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये डिवोर्स पिटिशन का जो अब देख रहे हैं संख्या काफ़ी संख्या है, तो वो कंपैरिजन में दुलिया में लिटिगेशन कम है, डिवोर्स पिटिशन। और सर जो नॉर्मल डिवोर्स पिटिशंस हैं जिसमें बोथ पार्टीज आर कॉन्टेस्टिंग, एक अंदाज से वो फाइल होने के बाद डिस्पोजल होने का एक अंदाज से क्या टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट तो भी 1 आध साल लग जाता है, अच्छा, 1 आध साल में डिस्पोजल हो जाता है। और सर 125 वगैरह का भी सब जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट को ही दिया है? फैमिली कोर्ट में सिटी का हुआ है, और जो बाहर के तालुका है तो उनका जो अपना पुराना सिविल कोर्ट था, अभी 125 का जो है वो अपन जुरिस्डिक्शन के हिसाब से इधर रेगुलर कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, और फैमिली कोर्ट में जो अपने सिटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो हिसाब से उधर दाखिल करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सर जब डिस्पोजल हो जाता है केस का, उससे कितने टाइम में डिक्री मिल जाती है फैमिली कोर्ट की? अच्छा, क्या रहता, मैटर अगर डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसका प्रोनाउंसमेंट तो कोर्ट ऑन डायस हो जाता। करेक्ट। उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है तो विद इन ए वीक या 8-10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। अच्छा इवन दो वर्क इज़ वेरी हेवी। सर अभी आप एक इस लाइन में मतलब ये फैमिली कोर्ट इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने क्या ट्रेंड देखा है? मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है आपको कि डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है इसमें? नहीं, मैं स्पेशली फैमिली कोर्ट की साइड में प्रैक्टिस नहीं करता, मेरी जनरल प्रैक्टिस है। क्रिमिनल मैटर्स भी कंडक्ट करता हूँ, सिविल मैटर्स भी कंडक्ट करता हूँ, और फैमिली कोर्ट के भी कुछ मैटर्स हो तो हम कंडक्ट करते हैं। तो अभी ये तो जनरल सिचुएशन है कि आज सोसाइटी में जो चल रहा है कि छोटी छोटी बातों से कुछ झगड़े हो जाते हैं और वो कोर्ट तक पहुँचते हैं। तो ऐसे मैटर्स में सभी ने अगर थोड़ा म्यूचुअली कुछ काउंसलिंग करके समझाने की कोशिश किया, और थोड़ा जो बढ़ता हुआ स्ट्रेंथ है ये लिटिगेंट का मैट्रिमोनियल, स्पेशली मैट्रिमोनियल मैटर्स में, तो उसके लिए तो थोड़ा समाज व्यवस्था जो है तो उसमें अवेयरनेस लोगों तक के होना चाहिए। और जैसा पहले अपन देखते थे कि ये जॉइंट फैमिली रहती थी, 3-4 पीढ़ी तक के, 3-4 जनरेशन तक के वो सब जॉइंट रहते थे। तो वैसे आज अगर देखा जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सर्विस में रहते, बच्चों का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सब अगर ये सिचुएशन कंसिडर करें तो उसके लिए पहले जो जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था वो आज ये कंपैरिजन में वो अच्छा था। ये सिचुएशन सब लोग अपन देख रहे हैं। करेक्ट। न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से द डिस्प्यूट्स आर इंक्रीजिंग, ऐसा हो रहा है। अभी सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, हाँ, ये हमारे यहाँ कहाँ है और इसका कैसा फंक्शनिंग है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो है तो यहाँ पे दुलिया में बेसिकली सिटी लगत जो है, हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है तो 3-4 हाईवेज यहाँ से जाते हुए, तो मोटर एक्सीडेंट केसेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अच्छा। और ज़्यादा होने के बावजूद भी अभी पिछले 20-25 साल में हमने मैक्सिमम मैटर्स लोक अदालत के माध्यम से डिस्पोज अप किए हुए हैं। अच्छा। और दुलिया का एक वक्त ऐसा था कि महाराष्ट्र में दुलिया का डिस्पोजल सबसे ज़्यादा था, 1 नंबर का था। अच्छा, सेटलमेंट में ओवरऑल लोक ओवरऑल लोक अदालत। हाँ, मैक्सिमम मैटर्स जो थे तो
स्टेट में एक नंबर पीछे कुछ तो भी 2004-05 का टाइम होगा, उस टाइम में महाराष्ट्र में एक नंबर का कामकाज सेटलमेंट के हिसाब से दुलिया का सबसे एक नंबर पे था। मतलब क्या बोले, ट्रू यूज ऑफ द लोक अदालत कॉन्सेप्ट। लोक अदालत कंसेप्ट। तो अभी क्या हो जाता है, लोक अदालत कंसेप्ट के माध्यम से तो मैटर सॉल्व होते हैं, लेकिन कैसा हो जाता है उसमें इंटरेस्ट छोड़ देना पड़ता है। और कॉम्प्रोमाइज़ बोले तो फिर थोड़ा 19-20 करके ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि भाई उनको कम से कम देना पड़े, क्लेमेंट को लगता है कि भाई मुझे 2 पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जेन्युइनली जो लिटिगेंट है तो उनको तो एज अर्ली एज पॉसिबल मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया, 2 पैसे मिल गए, उसको ज़रूरत रहती है। अभी इंजुरी क्लेम में बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द मैटर उस टाइम तक के उसको बहुत सारा खर्चा हो जाता है। करेक्ट। एम्पुटेशन केस हो, ज़्यादा इंजर्ड हो, तो उस मैटर में उसको आर्थिक गरज ज़्यादा होती है, तो उसको कम वक्त में उसको मैटर डिस्पोज अप होने की अपेक्षा रहती है। लेकिन क्या रहता है फिर वो उनको 2 पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरिट के हिसाब से काम चला के 2 पैसे ज़्यादा मिल सकते, ऐसा भी उसका थोड़ा फीलिंग रहता है। तो हिसाब से वो काम चलता है। ओके। लेकिन धुलिया में अभी 4-5 कोर्ट है, मोटर एक्सीडेंट कोर्ट अच्छा। केसेस चलाने के लिए, और नंबर ऑफ केसेस फाइलिंग ज़्यादा है दुलिया की, तो भी कामकाज काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओके। और सर अगर कोई मैटर समझो लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, हाँ, तो वो मैटर डिस्पोज ऑफ होने के लिए, मतलब फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग से डिस्पोज ऑफ होने के लिए अंदाजन क्या वक्त लगता है उसमें? डिस्पोज अप के लिए कैसा रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल। और कैसा रहता है, अभी एक्सीडेंट में 2 व्हीकल रहते हैं, कभी कभी वो पैदल चलने वाला तो एक ही व्हीकल रहता है, लेकिन वो व्हीकल अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट हो, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में का व्हीकल हो, तो उसको ड्राइवर, ओनर, इंश्योरेंस वगैरह उनको नोटिस सर्विस होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता नहीं। लेकिन वो व्हीकल अगर आउट ऑफ स्टेट का होगा तो उधर के बहुत सारे एड्रेस जो है वो फेक रहते ड्राइवर ओनर के, तो फिर उनको सर्विस होने में काफ़ी 6-7 महीने तो वही चले जाते। ओके। और सर्विस होने के बाद फिर आगे का स्टेप्स उनके खिलाफ होता है। जब तक के सर्विस नहीं होती तब तक के मैटर आगे प्रोसीड नहीं होता। बराबर है। ये फैक्ट है। ओके। और सर जो इंटरिम तुरंत मिलता है फाइल हाँ, करने के बाद, एनएफएल। हाँ, तो वो कैसा है, मतलब उसका डिवीजन कैसा है? अभी बहुत सारे मैटर में क्या होता, इंटरिम के लिए भी तो थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी इंसिस्ट करती है कि भाई सर्विस नहीं हुई है ड्राइवर ओनर को, कंपनी को। फिर उसके बाद में इंटरिम की ऑर्डर हो जाती है, लेकिन कंपनी बहुत सारे मैटर्स में फाइनल डिस्पोजल के टाइम में उसके साथ ही वो एनएफएल की अमाउंट भी पेड करते हैं। अच्छा। कुछ कंपनियां पेड कर देते हैं इंटरिम का ऑर्डर। अभी समझो डेथ क्लेम में 50,000 रुपीज़ एनएफएल के मिलते हैं, इंजुरी क्लेम में 25,000 मिलते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली भरते हैं जब फाइनल हो जाता है उस टाइम में। अच्छा। अभी सर मैं आऊँगा रेवेन्यू मैटर्स के प्रैक्टिस पे। तो ये बताइए सर कि रेवेन्यू मैटर्स हमारे कहाँ चलते हैं यहाँ के? यहाँ पे प्रांत ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस, और ज़्यादा करके महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के जो मैटर्स रहते हैं वो एडिशनल कलेक्टर की तरफ चलते हैं। और पहले फाइलिंग जो होती है म्यूटेशन एंट्री के खिलाफ, सही है गलत है जो भी होगा, तो एसडीओ के बिफोर एसडीओ फाइलिंग हो जाती है। उसके डिस्पोजल के बाद उसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर्स चैलेंज करना है तो फिर वो एडिशनल कलेक्टर की तरफ दाखिल होती है। लेकिन स्पेसिफिकली द मैटर्स वेयर कंडक्टेड बाय द एडिशनल कलेक्टर। अच्छा। तो सर ये मुझे वही, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने कहा म्यूटेशन एंट्री के आते हैं, अब कई सारे महाराष्ट्र लैंड लेवल कोड में कई सारी चीज़ों के अगेंस्ट में हो सकता है, तो मैक्सिमम या कैसे आते हैं, मतलब हर कैटेगरी के लिटिगेशंस आते हैं या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के ही आते हैं, जैसे म्यूटेशन एंट्री है या ऐसे ऐसा क्या है? नहीं, सभी कैटेगरी के लोग रहते हैं। सिर्फ अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, फाइलिंग बहुत थी बीच में, एक 8-10 साल पहले, तो उसमें गवर्नमेंट का एक सर्कुलर भी आया था कि भाई अगर पुरानी म्यूटेशन एंट्री है
10 12 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। बीच में ऐसा था कि लिटिगेंट 30 साल की पुरानी म्यूटेशन एंट्री भी चैलेंज करने आते थे। तो अभी वो सर्कुलर के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स है कि अगर डिले डे बाय डे एक्सप्लेन ना हो तो वो ऐसे मैटर में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन तो वही रोकना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ लिटिगेशन में ऐसा होता है कि 25-30 साल पुरानी म्यूटेशन एंट्री होती है तो भी वो लिटिगेशन में आते हैं। अभी 25-30 साल पुराने बोले तो उसमें डिले बहुत सारा हो जाता है। बराबर है। तो एक 2-3 साल के बीच में अगर म्यूटेशन एंट्री हो तो वैसे प्रोविजन जो देखे तो उसको विद इन 90 डेज चैलेंज करना चाहिए। लेकिन वो वजह से थोड़ा रुकावट आया है अभी उसमें फाइलिंग में, तो फिर वो सिविल कोर्ट में आते हैं। अच्छा सर, और ये जो डिस्प्यूट होते हैं ये बिटवीन प्राइवेट पार्टीज होते हैं या कभी कभी प्राइवेट पार्टी और कोई कॉरपोरेशन है जिसने लैंड खरीदा है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? तो ज़्यादा करके तो प्राइवेट मैटर्स में ही रहते हो। प्राइवेट मैटर्स में प्राइवेट मैटर्स में रहते हैं ये होते हैं। और बहुत सारे मैटर्स जो है वो न्यू टेन्योर लैंड जो रहती है जिसको अपन नवीन शर्त की ज़मीन बोलते हैं, वो मैटर में क्या हो जाता है कि कोई रिश्ता दिखा के म्यूटेशन एंट्री हो जाती है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट भी सो मोटो उसको रिवीजन में लेती है। अच्छा, एज म्यूटेशन एंट्री इज इलीगल ऐसा। और सर एक थोड़े से संक्षिप्त में हमें बताइए कि इसका अपील प्रोसीजर कैसे ट्रैवल होता है ये पूरा, मतलब पूरा कहाँ से कहाँ जाता है ये? अभी इनिशियली मैटर तो अपन एसडीओ के कोर्ट में दाखिल करते हैं, उसके बाद में कलेक्टर की तरफ रहते हैं, उसके बाद में रेवेन्यू कमिश्नर रहते हैं कि जो एडिशनल कमिश्नर के सामने मैटर चलते हैं, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट है रिवीजन में, और उसके बाद में अपन हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, तो गवर्नमेंट करके ही हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ओके। एक सवाल लास्ट के, ये मैटर्स की पेंडेंसी कितनी है आपके यहाँ? पेंडेंसी तो ज़्यादा नहीं है। एक 30-35 साल पहले ऐसा था कि ये जो सप्लाई की मैटर जो थी, केरोसिन, फेयर प्राइस शॉप, इसका लिटिगेशन धुलिया, नंदुरबार, नगर, नासिक, जलगांव, ये 5 जिला मिलके डिविजनल कमिश्नर ऑफिस नासिक में है। अच्छा, तो उस वक्त काफ़ी पेंडेंसी थी, फाइलिंग भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग प्रोविजंस करके कुछ उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ गई है, अभी उसकी फाइलिंग भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, सो इतनी पेंडेंसी नहीं है? इतनी पेंडेंसी नहीं है। ओके, तो पाटिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें 3 सेगमेंट अलग अलग, जैसे फैमिली कोर्ट है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है और रेवेन्यू मैटर है, इसका एक जिस्ट में आपने हमें एक समझाया कि डिस्ट्रिक्ट अपने धुलिया में कैसे चलता है। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।